आज का हमारा टॉपिक होगा विजुअलाइजिंग द नेशन। अब देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने पूरी तरीके से ये जान लिया है पिछले कुछ क्लासों में कि इटली कैसे आज़ाद हुआ, है ना। इटली में मतलब किस प्रकार से यूनिफिकेशन आया, जर्मनी में कैसे आया, ब्रिटेन में कैसे आया। अब सवाल ये है कि लोग किस प्रकार से नेशन को देखना चाह रहे थे, है ना, कैसे वो विजुअलाइज करना चाह रहे थे, कैसे वो देखना चाह रहे थे, कैसे वो देख रहे थे, उनका सोच क्या था अपने नेशन को लेकर, अपने देश को लेकर। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। द सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्ट्रेइंग नेशंस एज फीमेल फिगर्स बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी। उस समय के जो यूरोप के आर्टिस्ट हुआ करते थे, 18 और 19th सेंचुरी का ये वक्त है, उसी समय का बात हो रहा है। उस समय के जो यूरोप के आर्टिस्ट हुआ करते थे, वो क्या करते थे, नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा, अब यहाँ पे फीमेल फिगर का इस्तेमाल क्यों करते होंगे? क्योंकि देखो, फीमेल फिगर ना, चाहे वो भारत हो या फिर यूरोप हो, हमेशा उनको एक साइन ऑफ प्योरिटी के नज़र से देखा गया है, मतलब एक पवित्रता के रूप में देखा गया है। केवल भारत में नहीं, वहाँ पे भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो उन्हीं के लिए, यानी कि फीमेल को एक प्योरिटी के रूप में देखा गया, एक पवित्रता के रूप में देखा गया वहाँ पे भी। तो उनको लगा कि इनका इस्तेमाल हमको किया जाना चाहिए अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। क्योंकि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए, भारत में यदि किसी भी प्रोडक्ट पे यदि आप किसी देवी देवता का फोटो देख लेते हैं, तो आपका विश्वास उस प्रोडक्ट को लेकर बढ़ जाता है ना। उसी प्रकार से जब वहाँ पे फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया जा रहा था लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो लोगों को लग रहा था कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही हो रहा है ना, यहाँ के औरतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो लोगों के पास ऐसा था उस समय पे कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th century started representing nations in human forms. Nations were then portrayed as female figure. और उस समय के जो आर्टिस्ट थे वो अपने अपने नेशंस को क्या करते थे, एक ह्यूमन फिगर के रूप में दिखाना चाहते थे। और ह्यूमन फिगर में भी सबसे पहला किसका? फीमेल का। मेन का तो कहीं था ही नहीं उस समय पे। फीमेल के फिगर को रिप्रेजेंट करके वो लोग अपने अपने कंट्री को दर्शाते थे, है ना। आगे, द फीमेल form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give an abstract idea of the nation in a concrete form. That is the female became an allegory of the nation. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हो गया इस पूरे स्टेटमेंट का कि वहाँ पे जो फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया जा रहा था वो किसी खास फीमेल का फोटो नहीं था। समझ रहे बात को, है ना। ऐसे ही आर्टिस्ट ने बना दिया किसी का भी। ऐसा नहीं कि किसी खास वोमेन का वहाँ पे बनाया गया हो कि आप ही हैं फोटो में, ऐसा नहीं था। यदि ऐसा होता तो लोगों के बीच में थोड़ा सा क्या हो जाता, मतलब एक गलत भावना आ जाता कि आपने केवल इसको बढ़ावा दिया, इसको बढ़ावा नहीं दिया, क्या यही केवल खास है क्या यूरोप में? ऐसा नहीं था। तो आर्टिस्ट ने केवल और केवल नॉर्मल सा, एक साधारण सा इमेजिनरी उन्होंने एक फीमेल का फिगर बना दिया ताकि लोगों के बीच में एक एकता का भाव आ सके, है ना। चलिए, तो वो कोई खास इंसान, सॉरी खास वो वोमेन नहीं थी, वो एक इमेजिनरी था जो कि पिक्चर के द्वारा बनाया गया था। रादर इट इज आउट टू गिव एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन इन एन कॉन्क्रीट फॉर्म। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देना चाहते थे, लेकिन कि मतलब कि एक भावनात्मक सोच देना चाहते थे लोगों को कि देखो भाई, हम फीमेल फिगर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे कंट्री के फीमेल्स को, खास करके फीमेल्स को बढ़ावा मिले। हालांकि वो मेन तो आगे थे ही ऑलरेडी, तो फीमेल फिगर का इस्तेमाल करने का यहाँ पे भी मकसद था कि फीमेल्स को बढ़ावा मिले, उनको प्रमोशन मिले, आगे चले वो लोग, आगे बढ़े, है ना। तो ये भी था उनका कहने का। दैट इज द फीमेल बिकम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन। एलिगोरी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों को आप इस प्रकार से इस्तेमाल कर दीजिए कि लोग उसको क्या समझ ले, एक मतलब प्योरिटी के रूप में समझ ले, है ना, उसको अपने दिल से लगा ले, इस प्रकार का। हालांकि एलिगोरी का यहाँ पे मीनिंग भी आपके बुक में दिया गया है। देखिए एक बार हम पढ़ के बता देते हैं आपको। when an abstract idea is expressed through a person or a thing, an allegorical story has two meaning, one literal and one symbolic. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया मोटा मोटी एलिगोरी का मतलब कि जब किसी भी एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि आप यहाँ पे कह सकते हैं किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी चीज़ों को आप एकदम बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि उसके साथ कुछ भावना जोड़ देते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं एलिगोरी, है ना। और यहाँ पे किसके साथ भावना जोड़ा जा रहा था? फीमेल फिगर के साथ। तो ये हमारा एलिगोरी बन गया।
तो एलिगोरी का मतलब हो गया किसी चीज़ों को ऐसे प्रस्तुत कर देना, ऐसे सामने ला देना जिसके खिलाफ लोगों के दिल में क्या आ जाए, प्यार की भावना आ जाए, एकता का भावना आ जाए, है ना। तो इसी प्रकार से आगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगोरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हो रहा था तो उस समय पे भी फीमेल का जो इस्तेमाल किया गया था वो मतलब कि फीमेल एलिगोरी का भी उस समय पे इस्तेमाल किया गया था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में फीमेल एलिगोरी यानी कि फीमेल का फिगर इस्तेमाल करने का मकसद क्या था, लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक। लिबर्टी का मतलब हो गया आज़ादी, है ना, स्वतंत्र, फ्रीडम, न्याय, और रिपब्लिक का मतलब हो गया क्या, सभी लोग आपस में मिलजुल के रहे, इस प्रकार से आप कह सकते हैं, है ना, आज़ादी कह लीजिए। चलिए, तो ये था हमारा मोटा मोटी कि क्यों उस समय के आर्टिस्ट लोग फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया करते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसी फीमेल में से एक का नाम रखा गया था मैरिनी और एक का नाम रखा गया था जर्मेनिया। जानते हैं इसके बारे में, कौन था ये, है ना। आपको लग रहा होगा कि सर ये मैरिनी तो किसी खास वुमेन का नाम हो गया, है ना, ऐसा लग रहा होगा अभी आपको कि ये मैरिनी तो खास वुमेन का नाम हो गया। तो यहाँ पे तो लोगों के बीच में गलत मैसेज आएगा कि आपने किसी खास औरत को बढ़ावा दिया। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। देखिए आप इसको पढ़िए तो आपको ज़्यादा मालूम चलेगा। इन फ्रांस, मैरिनी अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, शी वॉज अ फीमेल एलिगोरी यूज्ड विच अंडरलाइंड द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। जैसे हम लोग यहाँ पे अपने हिंदू रिलीजन में हम लोग क्या लगाते हैं, कुमारी लगाते हैं ना, प्रिया कुमारी, नेहा कुमारी, अंजलि कुमारी, काजल कुमारी, है ना। उसी प्रकार से फ्रांस में मैरिनी जो था ना, एक बहुत ही खास पॉपुलर एकदम क्रिश्चियन नाम था, है ना। उसी का नाम दे दिया गया उस फीमेल एलिगोरी को, कहाँ पे, फ्रांस में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, क्यों नाम दिया गया मैरिनी, क्योंकि पहली बात तो वहाँ पे ज़्यादातर औरतों का नाम मैरिनी से ही, मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं कि सरनेम होगा उनका, है ना, इस प्रकार से, ताकि लोगों को लगे कि हमारे बीच की ही कोई ना कोई है, इस प्रकार का। लेकिन हाँ, यहाँ पे आर्टिस्ट ने कभी कहा नहीं था कि आप ही हैं पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कहा था। ऐसा कहा था तो लड़ाई पीट हो जाता, है ना। आर्टिस्ट को कहा था कि तुम मेरा फिगर क्यों नहीं बनाया, इस प्रकार से। लेकिन वहाँ पे एक नाम रखा दिया मैरिनी। आगे बढ़ते हैं फिर, विच अंडरलाइन द आइडियाज ऑफ अ पीपल्स नेशन, जो कि किसको दर्शाती थी, एक लोगों के आइडिया को दर्शाते थे, है ना। आगे, हर कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, लिबर्टी एंड रिपब्लिक, मतलब कि पूरी तरीके से वो आज़ादी चाहते थे, है ना। उसका वो जो इस्तेमाल किया गया मैरिनी का पिक्चर का, वो लिबर्टी और रिपब्लिक को दर्शाती थी फ्रांस में, ठीक है। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि मैरिनी किसी खास औरत का नाम नहीं था। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में कि मैरिनी किसी खास का नाम था, नहीं, ऐसा नहीं था। बस एक उसका पॉपुलर नाम था औरतों का, वहाँ पे फ्रांस में चलता था ये सब चीज़। ज़्यादा औरतों के हो सकते हैं सर ने मैरिनी के नाम से हो, तो मैरिनी नाम रख दिया। उसके बाद फिर इनका कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या था, इनका क्या खास विशेषता था, है ना, रेड कैप था, ट्राई कलर था और एक कॉकेट था। अब ये कॉकेट क्या है हम आपको बताना चाहेंगे, कॉकेट क्या है, बस 2 मिनट और रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे हमने बॉक्स में उन्हीं के बारे में लिख रखा है, ठीक है ना। बस आगे बढ़ते हैं फिर आगे। उसके बाद लिखा हुआ है हमारा स्टैच्यू ऑफ मैरिनी वेयर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक of the national symbol of unity and to pursue them to identify with it। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैच्यू ऑफ मैरिनी वेयर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर। मतलब ये हो गया कि जो स्टैच्यू था, जो मूर्ति था मैरिनी का, जो फीमेल एलिगोरी थी, वो उनका स्टैच्यू जगह जगह पर बना के लगाया जाने लगा, ताकि लोगों को क्या मालूम चले, एक एकता का भाव मालूम चलते रहे, है ना, यूनिटी का भाव उसको मालूम चलते रहे कि भाई हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग सभी एक हैं। उसके बाद टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल, लोगों को लगता रहे कि हमारा ये क्या है, नेशनल सिंबल है, यूनिटी का नेशनल सिंबल है ना, एकता का सिंबल है, ऑफ यूनिटी एंड टू परस्यू दैम टू आइडेंटिफाई विथ इट। और लोग जो है ना अपने आप को किससे पहचाने, इसी फिगर से पहचाने। जैसे आज हम लोग किस फिगर के द्वारा हम लोग पहचाने जाते हैं, इंडियन फ्लैग के द्वारा हम लोग पहचाने जाते हैं। उसी प्रकार से उस समय पे फीमेल एलिगोरी का इस्तेमाल यानी कि मैरिनी का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। लेकिन हाँ, हमने कहा आपको कि कॉकेट हो गया, रेड कैप हो गया, इन सभी का मतलब भी हम आपको बताएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैरिनी इमेज वेयर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, इसके साथ ही साथ मैरिनी के इमेज का सिक्कों पर, है ना,
मतलब कि सिक्कों पर उसका जो फिगर है, जो इमेज था उनका लगाया जाने लगा। कोई डाउट इसमें? स्टैंप में भी अलग अलग जगहों पर उनका पिक्चर इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे हम लोग करते हैं ना महात्मा गांधी का इस्तेमाल, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। उसी प्रकार से मैरिनी का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि वहाँ का हो सकता है कि वो बहुत ही एक सिंबॉलिक रूप में हो कि इससे हम लोग भारत अपने देश को जानते हैं, है ना, प्रेरणा लेते हैं। चलिए आगे, आपने मैरिनी के बारे में तो जान लिया। जर्मनिया कौन थी, जानते हैं इसके बारे में? इन जर्मनी, जर्मनिया से याद रखिएगा कहाँ की थी फीमेल एलिगोरी? जर्मनी की। और मैरिनी से याद रखिएगा वो कहाँ की थी? फ्रांस से। ठीक है, तो जर्मनिया जो फीमेल एलिगोरी थी वो थी हमारी जर्मनी की। तो इन जर्मनी, जर्मेनिया बिकेम द एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन। तो जर्मनी के लिए फीमेल एलिगोरी का क्या नाम था? जर्मेनिया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वो देखने में कैसी लगती थी जर्मेनिया? वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, मतलब कि एक ओक लीव्स का एकदम पूरा मतलब ऊपर में ताज पहने हुए रहती थी। अभी बताएंगे ओक लीव्स क्या है, सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंबल ही लिख रखा आपके लिए। बिकॉज इन जर्मनी द ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। और वो जो जर्मेनिया का जो एक ताज था ऊपर सर पे, वो ओक लीफ का बना हुआ रहता था, क्योंकि जर्मनी में ओक लीफ का मतलब क्या होता है? हीरोइज्म होता है, मतलब कि बहादुरी होता है। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं, आपके दिल में बेचैनी होगी कि यहाँ पे हमने जो पढ़ा कोकेड के बारे में, ये क्या था, है ना। फिर से ये ओक लीव्स क्या था? ओक लीव्स के बारे में तो आपने जान लिया, हीरोइज्म का वो सिंबल था जर्मनी में। चलिए कुछ सिंबल हमारे पास है जो कि आपके बुक में भी लिया हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला सिंबल होगा और यहाँ पे हमारा उसका सिग्निफिकेंस होगा, मतलब उसका महत्व होगा। ठीक ना, जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। पहला है सिंबल हमारा ब्रोकन चेन। देखिए जब हमारा यूरोप में, पूरे यूरोप में जब हमारा स्ट्रगल चल रहा था ना आज़ादी को लेकर, तो अलग अलग समय पर अलग अलग इस्तेमाल किया जाते थे, यानी कि अलग अलग सिंबल को इस्तेमाल लोग करते थे, है ना। जैसे ब्रोकन चेन, जैसे इसके बारे में आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी, है ना। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तो अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ब्रोकन चेन, टूटा हुआ चेन, क्या दर्शाता है? लिबर्टी को, आज़ादी को दर्शाता है ना। उसके बाद बिस्ट प्लेट विद ईगल, मतलब कि अच्छा इसका यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप पेज नंबर खोल सकते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में पेज नंबर 24 में यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। बिस्ट प्लेट का मतलब हो गया, हाँ बिस्ट प्लेट का मतलब हो गया कि आप कभी भी अच्छा आपने कभी बाहुबली मूवी देखा है? बाहुबली में जो एक हाथ में रखा जाता है एक प्रकार का प्लेट, उसको बचाने के लिए, है ना। और उसी प्रकार का हमारा होता है ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल। उसके ऊपर क्या है? एक ईगल का, यानी कि एक पक्षी होता है हमारा ईगल, उसका फिगर बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो किसका सिंबल है? स्ट्रेंथ का, ताकत का सिंबल है। आगे क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो कि जर्मनिया पढ़ी हुई थी, किसके लिए था? हीरोइज्म के लिए, है ना, यानी कि बहादुरी के लिए। उसके बाद स्वॉर्ड, तलवार, तलवार किसके लिए सिंबल है? रेडीनेस टू फाइट, ना हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तलवार उसी का सिंबल है। उसके बाद ओलिव ब्रांच अराउंड दिस सोर्ड, यानी कि तलवार के आजू बाजू जो है ना एक लपेटा हुआ रहता था हमारा लीफ, ब्रांच कह लीजिए ओलिव का, है ना। ओलिव हमारा मेनली एक छोटा सा प्लांट ही होता है, उसका हमारा ब्रांच जो है ना तलवार के चारों तरफ लपेटा हुआ रहता था। वो था विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि हम लोग शांति के लिए इच्छुक है ना, शांति हम लोग चाहते हैं। उसके बाद रेज ऑफ द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज का किरण, वो क्या था? बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, मतलब कि एक नए समय का शुरुआत हो रहा है, इस प्रकार का वो सिंबल था। उसके बाद ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये किसका था? फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट, यानी कि जो लोग आज़ादी चाहते थे उनका झंडा ही अलग था, है ना। उनका झंडा का कलर क्या था? ब्लैक, रेड और गोल्ड। ठीक है, तो ये आपने सिंबल के बारे में भी जान लिया। उसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ठीक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो इस चैप्टर में और इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में, तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।